जैसा कि आप सबने न्यूज़ में सुना ही होगा कि कैबिनेट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है फॉर वन नेशन वन इलेक्शन का। आज इसी कंसेप्ट पे हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? अगर है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या रहेगा, उसमें क्या अमेंड किया जाएगा, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एसके भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एसके भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज शुरू से शुरू करते हैं कि फॉर वन नेशन एंड वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है हम शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे भारत में फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था वो 1951 टू 52 में हुआ था। ये जो इलेक्शन था 1951-52 में पहला इलेक्शन हुआ। अगर आप सबको जानकारी होगी तो ये फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ वो लोकसभा का हुआ। जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ पहला इलेक्शन देश में हुआ। इसके साथ ही कोई 3 महीने के बाद ऑलमोस्ट, जैसे कि अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो अक्टूबर 1951 में, जो अक्टूबर 1951 है, अक्टूबर 1951 इस डेट को हुआ लोकसभा का इलेक्शन, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद फरवरी 1952 में फिर जाके एग्जैक्ट डेट जो फ्रेंड्स इसकी फरवरी 1952 में जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ। पहले जो इलेक्शन हुआ वो लोकसभा का हुआ, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ। इसी के साथ इसी साल में इसके बाद जो इलेक्शन हुआ वो राज्यसभा का भी हो गया। देन अगर देखें हम तो प्रेसिडेंट साहब का भी इलेक्शन हो गया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो गया। अब अगर आप इसमें टर्न बाय और सीक्वेंस बाय देखें तो सबसे पहले अक्टूबर 1951 में जो इलेक्शन हुआ देश का वो लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उसके बाद जो फरवरी 1952 में है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ। अगर हम ये दो इलेक्शंस को लिया जाए, लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको याद रखना है इसमें कि ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें लोकसभा के जो डायरेक्ट इलेक्शन है एमपी का, मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं एमएलए का, मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको लोग डायरेक्ट अपना वोट डालते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। पार्लियामेंट में जो डायरेक्ट चुनते हैं वो एमपी, मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा में। फिर उसके बाद जो अब हम जो स्टेट में चुनते हैं अपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को, उसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फ्रेंड्स, ये दोनों इलेक्शन जो होते हैं ये इसी 1951-1952 के बीच में हो जाते हैं। एक ही साल में ये इकट्ठे इलेक्शन हो रहे हैं। अब इसमें इकट्ठे होने के इलेक्शन के बाद अगर आप सिस्टमैटिकली देखें, इसके पीछे कारण देखा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस में मैं हमेशा बताता हूं कि चीजें बड़ी लॉजिकली कनेक्टेड हैं। चीजों एक दूसरे से जो चीजें हैं वो बड़ी लॉजिकली कनेक्टेड है। ठीक उसी तरह से ये जो 1951 में 1952 में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बड़ा लॉजिकली कनेक्टेड है। इस पे देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो डिफरेंट हमने पॉलिसीज अडॉप्ट किया, हमने सिस्टम अडॉप्ट किया। उसी में से एक सिस्टम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने याद रखना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। हमने सेंटर पे भी अडॉप्ट किया, हमने स्टेट पे भी अडॉप्ट किया। सेंटर में जैसे कि आपको पता होगा कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में आपको पता होगा कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। अब यहां से देखो, कनेक्ट करो अब कि इसमें डायरेक्ट हमने क्या चुने, लोगों ने जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ ये इलेक्शन भी मुकम्मल हो गया लोकसभा का, कि डायरेक्ट जो लोगों ने 1951-52 में जो वोट किया वो डायरेक्ट उन्होंने वोट किया अपने एमपी को, मेंबर पार्लियामेंट को लोकसभा में भेजा डायरेक्ट। जैसे हमने अभी भेजे थे अपने एमएलए भी भेजे और एमपी भी हमने भेजे।
ठीक उसी तरह से अब जब ये दोनों डायरेक्ट हो गए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव, ड्यू टू दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया था, ये उस सिस्टम की वजह से हमारा जो सिस्टम था ये डायरेक्ट यहां से कनेक्ट करने लगा कि हमने एमपी का इलेक्शन भी कर लिया और एमएलए का इलेक्शन भी बड़े स्मूथ तरीके से हो गया। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इलेक्शन हुआ था राज्यसभा का, अगर सीक्वेंस में आपको देखना है तो राज्यसभा का हुआ था। राज्यसभा में हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर। अब ये क्या, इसको भी समझो। जो हमने यहां पे एमएलए, हर स्टेट में एमएलए चुनते हैं, ये एमएलए मिलके आगे राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। यहां पे कहानी खत्म होती है इसकी, राज्यसभा मेंबर की, कि जो एमएलए ही होते हैं वो यहां पे चुनते हैं। तो इसलिए फिर राज्यसभा का भी इलेक्शन हो गया। अब प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का भी इलेक्शन हुआ। प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर डालते हैं हाउस के, और एमएलए भी, एमएलए जो इलेक्टेड होते हैं स्टेट्स के वो भी वोट डालते हैं। यहाँ पे एमएलए भी आ गए और इलेक्टेड मेंबर भी आ गए पार्लियामेंट के भी। तो इन्होंने उसके बाद जो है प्रेसिडेंट साहब को भी चुन लिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब को भी चुन लिया गया। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है मुकम्मल होता है। तो इसमें साइमल्टेनियसली इलेक्शन हुआ है। अब टर्म आती है साइमल्टेनियस, वन नेशन वन इलेक्शन, यहां तक था एक ही समय में, एक ही समय में इलेक्शन हो रहा था, एमपी का भी एमएलए का भी यहां पे। तो इट मींस कि यहां पे अगर टाइम पीरियड देखा जाए 1952 से 1967 तक जो है, यहां पे इलेक्शन जो है सेम साइमल्टेनियसली होता रहा, एमएलए का भी और एमपीज का भी। लेकिन इसके बाद अगर स्टोरी देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट या इंटरनल डिस्टर्बेंसी की वजह से, उनका ही पॉलिटिकल पार्टी में, जैसा आपको सबको पता होगा कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी पहले, मेन गवर्निंग रूलिंग जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनमें भी बाद में जो इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई के बीच में कन्फ्लिक्ट आया। उसके बाद आपको पता होगा कि 71 के दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट श्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपनी मर्जी से भी जो है अपना जो रेजोल्यूशन दिया था और उसमें उन्होंने कुछ और भी बातें बताई थी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन भी उसमें 71 में दिया था। कुछ ऐसी बातें हुई थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि ऐसे तो लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वक्त से पहले, 5 साल से पहले भी अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट को कह के अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करा सकते हैं टाइम से पहले भी, ऐसे भी प्रोविजन है। अगर अपनी मेजॉरिटी शो ना हो, यहाँ पे डिफरेंट कारण रहते हैं। तो ये कुछ आप सिंपल समझो कि 1952 से 1967 तक जो था, यहां तक तो वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, साइमल्टेनियसली इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो है कुछ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से एक साथ इलेक्शन नहीं होते हैं। यहां तक कहानी आती है इलेक्शन की। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। फ्रेंड्स, अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाए तो पिछले साल क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया था, हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। उनके साथ कुछ और मेंबर्स भी थे, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब भी थे और मेंबर भी थे। उनका काम था कि आपने ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना है कि क्या हम फिर से हम वन नेशन और वन इलेक्शन का सिस्टम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इस पैनल को, इस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बाय द गवर्नमेंट। इसी कमेटी ने, इसी पैनल ने जो रिकमेंडेशन दी, उसमें कहा कि यस, जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इस टाइम जो है पॉसिबल है, हम लागू कर सकते हैं। ये इन पैनल्स का, कमेटी का कहना था। इसी पैनल ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसी रिपोर्ट को जो फाइनली अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी, वो यही सेम रिपोर्ट थी जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दी फाइनल। तभी जो है 2 दिन से, काफी 1 दिन से अभी न्यूज में चल रहा है। दिस इज द रीजन कि ये न्यूज में काफी अभी करंट बर्निंग इशू में चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये दिस इज द स्टोरी कि यहां तक ऐसा सिस्टम होता है। अब फाइनल, अगर अब हम देखा जाए
कि पॉसिबिलिटी क्या है। यहां कहानी आती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल देखें, सिंपल यहां पे बात करें, जो आर्टिकल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पॉइंट से देखें तो पहले हमें कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो क्यों, आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखो, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन पर्पस क्या रहता है, इलेक्शन करवाना, कंट्री में जो लोकसभा के इलेक्शन करवाना, ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवाना। ये आर्टिकल जो है डील करता है इलेक्शन करना, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना। कि इलेक्टोरल रोल क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझो। इलेक्टोरल रोल का मीनिंग सिंपल सा होता है, जो भी व्यक्ति, जो भी यंगस्टर जब 18 ईयर का होता है, हमारे यहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइज चलता है कि 18 ईयर के बाद उसका वोटर लिस्ट में, उसका इलेक्टोरल रोल में नाम को एंटर किया जा सकता है। देन उसके बाद वो एलिजिबल होता है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये जो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने का काम होता है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। लेकिन यहां पे एक और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसका क्या काम है कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, उनके लिए इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना और इनके इलेक्शन करवाना। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इलेक्शन कराता है लोकसभा के, ये कराता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेकिन पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं करवाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यहां पे पिक्चर में आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन यहां पे पिक्चर में आता है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये इस समय पिक्चर में आया है, ये यहां पे क्यों नहीं था। इस चीज को भी समझो। जब 1951-52 में जनरल इलेक्शन हुआ, तब जो था पंचायती राज सिस्टम नहीं था। ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। ये 73rd अमेंडमेंट में लाया गया पंचायती राज सिस्टम। आप सिंपल समझो कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस जो लाया गया, वो बाद में लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। दैट इज द रीजन कि ये पहले नहीं था। अब यहां पे जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, तो ये पंचायत भी आएगी, म्युनिसिपैलिटी भी आएगी, इनको भी इलेक्शन करवाना है। अब इनको इलेक्शन करने के लिए अगर इकट्ठा करना होगा, तो आर्टिकल 324 को जो है वो अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन ऑफ इंडिया को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करके फिर जाके कुछ ऐसा प्रोविजन बनाया जाएगा कि इनकी एक ही समय में इलेक्टोरल रोल को तैयार किया जाए, ताकि बार बार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन डिफरेंट रोल प्ले ना करें, वो एक ही रोल प्ले करें एक ही समय में। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का डजंट मीन, ये ऐसा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि एक ही समय में, एक ही दिन पूरे देश में इलेक्शन करवा देना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग होता है कि लेट्स सपोज, एक साधारण सी एग्जांपल आपको दूं मैं, कि हमारे यहां पे 28 स्टेट है। अब 28 स्टेट में से अगर एक दिन इलेक्शन करना है कहीं, उसमें से हम ले लेते हैं 5 स्टेट। लेट्स सपोज, ऐसा मान लो कि 5 स्टेट लिए हमने। अब 5 स्टेट में क्या होगा कि एक वोटर किसी स्टेट में, जैसे मेरी स्टेट हमारी है जम्मू कश्मीर, यहां से J&K का कोई स्टेट में एक बंदा जो वोटर, मैं निकलूंगा घर से, तो एक ही दिन में क्या करूंगा कि अपने MP को भी वोट डाल दूंगा और MLA को भी वोट डाल दूंगा। यहां पे ये मीनिंग आता है यहां पे इसका। और इसमें जो इन्होंने, पैनल ने जो कमेटी रिकमेंडेशन दी है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनके इलेक्शन है पंचायत म्युनिसिपैलिटी के, पंचायत के इलेक्शन करने हैं, वो 100 डेज के बीच में किए जाए। 100 डेज में मीन्स जैसे जो MP और MLA का इलेक्शन हो जाए, उसके 100 डेज के अंदर अंदर आपने पंचायती इलेक्शन भी करवाना है, पंचायत की और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी करवाना है। ऐसा जो है, जो कमेटी ने, जो पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, उसमें ऐसा कहा गया है।
तो ये भी पॉसिबल तभी होगा जब इनको अमेंड किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन इनको मर्ज किया जाएगा, इलेक्टोरल रोल को जो है वो एक ही समय के लिए मतलब कि उसको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि वो जो एक वोटर है उसको एक ही समय में एक ही बार प्रिपरेशन मिल जाए अपने, और वोटर कार्ड जो इशू होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट ना हो, ना कि एमपी के इलेक्शन के लिए कोई और वोटर कार्ड, देन उसके बाद प्रिपरेशन हो तो उसको एमएलए के और पंचायत का और। इस सिस्टम को एक आप कह सकते हो कि बैलेंस करने के लिए, एक प्रॉपर करने के लिए उसके सिस्टम में ये अमेंडमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखो तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 83 है, 83 आर्टिकल, जैसे लेट्स सपोज कि कोई टेन्योर की बात करता है, 83 है, 85 है, 172 है, ये सारे आर्टिकल्स जो है इनमें जो है थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा, फिर जाके ये पॉसिबल होगा कि हम जो है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट ला सकते हैं। अदरवाइज अभी पॉसिबल नहीं है। इसमें एक सारी और चीज देखो कि यहां पे जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो यहां पे कंसेप्ट, एक अमेंडमेंट का जो कंसेप्ट आता है उसको भी आप ध्यान से समझो। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के हाथ में होता है कि वो अमेंड कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 जो है पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पोर्शन को अमेंड कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बेसिक फीचर्स को हमने छेड़ना नहीं है अमेंड करते समय। बाकी का पोर्शन जो है वो हम बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसा रख के बाकी का पोर्शन हम जो है वो अमेंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्टेट भी इन्वॉल्व हो रही है, इट सिंपली शो कि हमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेनली 3 काइंड की अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स। एक होता है सिंपल अमेंडमेंट, एक होता है वन सिंपल अमेंडमेंट, एक होता है स्पेशल अमेंडमेंट, एक होता है स्पेशल अमेंडमेंट विद रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। यहां पे इंपॉर्टेंट आता है विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट। अब यहां पे कहानी जो है ट्विस्ट आता है फ्रेंड्स, जब अगर चेंज करना होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तभी मैंने कहा ना कि अमेंड करना पड़ेगा इसको पूरे सिस्टम को, फिर जाके ये पॉसिबल होगा। ये कोई 1-2 दिन में जहां हमने कहा और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी और एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको सिस्टमैटिकली पहले रेटिफाई करना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा, फिर जाके जो थोड़े बहुत कमियां हैं उनको दूर करके फिर पॉसिबल है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लाया जा सके। अब ये जो स्पेशल अमेंडमेंट है, प्रोसीजर रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, मींस लगभग कोई भी अमेंडमेंट करनी है उसमें, अगर आर्टिकल 324 या 83, 85 कुछ और ऐसे आर्टिकल है जिसमें स्टेट की जो पार्टिसिपेशन है, कोई ऐसी अमेंडमेंट करनी है जिसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन है, स्टेट का भी रोल है, उसमें जो है हाफ ऑफ द स्टेट में स्टेट की जो रेटिफिकेशन चाहिए। जैसे हाफ ऑफ की 14 स्टेट की लगभग नियर अबाउट जो है रेटिफिकेशन चाहिए विद सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ जहां पे चाहिए रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट, तभी जाके जो पॉसिबल हो पाएगा कि हम जो है इसमें अमेंडमेंट कर सकें। मैं आशा करता हूं कि बाकी सारे टॉपिक की तरह आज का टॉपिक भी आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।